हेलो बेटा, वेलकम टू अवंती फेलोज़। आज मैं आपको जो ग्रेड 11 का आपका एफएसटी हुआ है उसका सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर एक बार आपको बाइफर्केशन बता देता हूँ कि 11th और 12th के सिलेबस में किस तरीके से डिवीज़न रहता है हमारा। तो इन जनरल जेई में पिछले 5 साल के पैटर्न में ये देखा गया कि अप्रोक्सीमेटली 50% है ना। देखो यहाँ पर अगर एग्जैक्ट काउंट की बात करें तो 54% आ रहा है। 54% इज़ आस्क्ड फ्रॉम क्लास 11th का सिलेबस एंड अप्रोक्सीमेटली 46% इज आस्क्ड फ्रॉम 12th का सिलेबस। तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि कुछ सिलेबस हमारे रिसेंट ईयर में 12th में से कंसिडरेबली ज़्यादा डिलीट हो गया है, राइट। तो दैट आल्सो कैन बी अ रीज़न फॉर दिस, बट वी कैन सेफली कंक्लूड कि अप्रोक्सीमेटली हमारा 50% ऑफ द पेपर इज गोइंग टू बी फ्रॉम क्लास 11th का सिलेबस। तो आज जो आपका टेस्ट हुआ, जो इस टेस्ट में क्लास 11th में से ही पूछा गया, तो आपका जो सिलेबस है इस चैप्टर का वो है कंप्लीट ग्रेड 11 सिलेबस, ठीक है। तो 11th में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी में से आपका ये टेस्ट बनाया गया था, ठीक है। अब चलिए एक एक क्वेश्चन करके इसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यूनिट एंड डायमेंशन से। आपने देखा होगा कि फॉलोइंग इक्वेशन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट मस्ट बी द यूनिट ऑफ वेरिएबल्स ए एंड बी। ए और बी के क्या यूनिट्स होंगे, ठीक है। तो हमें पता है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस की वजह से कि एप्पल्स कैन बी एडिड इनटू एप्पल्स, है ना। बनानाज कैन ओनली बी एडिड इनटू बनानाज। या फिर बोले तो लीटर में लीटर ऐड हो सकता है, मीटर में मीटर ऐड हो सकता है, किलोग्राम में किलोग्राम। यू कैन नॉट ऐड 1 किलोग्राम इनटू 1 लीटर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डायमेंशंस का होमोजेनिटी। तो अगर लेफ्ट साइड में वेलोसिटी है तो राइट साइड के दोनों टर्म्स भी किसको डिफाइन करेंगे, वेलोसिटीज को ही, है ना। तो ए इंटू एक्स, जो ए इंटू एक्स है उसका डायमेंशन किसका रहेगा, वेलोसिटी का डायमेंशन। और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो फिर ए क्या रहेगा, ए विल बी 1/t, है ना। 1/t इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन मिल जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ ए इज़ 1/t। 1/t बोले तो ए इज इक्वल टू एस टू द पावर -1, ठीक है जी। फिर आगे देखो बी स्क्वायर बाई वी नोट। बी स्क्वायर बाई वी नोट का डायमेंशन भी आपका वेलोसिटी वाला डायमेंशन आना चाहिए। अब वी नोट क्या है, वी नोट इट सेल्फ इज ए वेलोसिटी, तो बी स्क्वायर क्या रहना चाहिए, बी स्क्वायर शुड बी वेलोसिटी का स्क्वायर। या फिर बी क्या बोले, बी इट सेल्फ बी वेलोसिटी वाले डायमेंशन रहेंगे। तो ए का डायमेंशन तो आपका आ गया t-1, ठीक है। या फिर सेकेंड -1, यहाँ पे s दे रखा है तो सेकेंड बोल देंगे ना, सेकेंड टू द पावर -1। और b का डायमेंशन क्या रहेगा, b का डायमेंशन रहेगा जो डायमेंशन वेलोसिटी के होते हैं, यानी कि मीटर पर सेकेंड। तो फिर हमारा इसमें राइट चॉइस क्या होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते बच्चे। द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर प्लस 0.0099 मीटर यूजिंग द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इज, ठीक है। तो हम लोगों को बेसिकली पहले तो इनको ऐड ही करना पड़ेगा, 9.99 प्लस 0.0099। तो ये बेटा क्या आएगा, 9.99। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वी ओनली नीड 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, है ना। तो आपको केवल 2 डिजिट होने चाहिए डेसिमल के बाद। तो आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ। तो कैसे आएगा, 10.0000, राउंड ऑफ हो गया। अब आपको डेसिमल के बाद खाली 2 डिजिट छोड़ने हैं। तो फिर इसको अगर आप करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में लिखोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 10.00। तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गिवन मास ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल टू 20 किलोग्राम, मास ऑफ बी इज इक्वल टू 10 किलोग्राम, मास ऑफ सी इज 20। Between A and B, coefficient of friction is 0.3. Between B and C, coefficient of friction is 0.3. Between C and ground, coefficient of friction is 0.1. The least horizontal force F to start the motion of any part of the system, ठीक है। ये 3 ब्लॉक का सिस्टम दे रखा है आपको, A, B, C एंड ब्लॉक्स आर केप्ट ऑन 1 अपॉन ईच अदर। और ये सारा का सारा किस पे रखा है, ग्राउंड पे रखा है। तो मैं अगर ग्राउंड भी ड्रॉ कर दूँ तो नीचे इसके ग्राउंड रहेगा, ठीक है। अब इन सब के बीच में जो कॉन्टेक्ट सरफेसेस है वहाँ पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होने वाला है। उन फ्रिक्शन के आपको कोफिशिएंट्स दे दिए गए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आर गिवन इन द क्वेश्चन। अब पूछ रहा है कि फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑफ द ब्लॉक, ए पर लगाया जाए, बी पे लगाया जाए, सी पे लगाया जाए, किसी भी एक ब्लॉक पर। जैसे अभी इस डायग्राम में ब्लॉक ए पर फोर्स लगाया गया, ये फोर्स आप बी पर भी लगा सकते थे, सी पर भी लगा सकते थे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स टू क्रिएट एनी मोशन इन द सिस्टम। तो कहाँ पर लगाया जाए, ए पर लगाया जाएगा तो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो देखो बेटा, अगर ए पर फोर्स लगाया जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन जो मिलेगा कॉन्टैक्ट सरफेस पर यहाँ पर, वो क्या रहेगा, मास ऑफ ब्लॉक ए इंटू जी। मास ऑफ ब्लॉक ए इज 20 इंटू जी। तो आपका क्या आएगा, जी की वैल्यू क्वेश्चन में शायद दे रखी है 10। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, 200 न्यूटन।
और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस का दे रखा है μ1 इज इक्वल टू 0.3। तो यहाँ पर इस फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू इंटू एन। तो म्यू इज गिवन एज 0.3 इंटू एन, तो ये क्या आ गया 0.3 इंटू 200, 0.3 इंटू 200, ये बेटा क्या आएगा 60 न्यूटन। ठीक है, सेम अगर ये फोर्स लगाया जाता ब्लॉक बी पर अगर ये फोर्स लगाया जाता तो फिर उस केस में क्या आएगा, देखो ब्लॉक बी पर अगर फोर्स में लगाऊंगा तो अब देखो यहाँ पर मोशन जो होगा, मोशन की टेंडेंसी कहाँ पर है, सी और बी के बीच में और ग्राउंड और सी के बीच में। ठीक है, बट अब एक बार सी और बी के बीच में देखते हैं कि कितना फोर्स रिक्वायर होगा टू स्लाइड ब्लॉक बी ऑन ब्लॉक सी। ब्लॉक बी के ऊपर ब्लॉक सी के ऊपर ब्लॉक बी स्लाइड करे तो उसके लिए मिनिमम कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, पहले वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, एफ बी। ठीक है, तो एफ बी के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा दैट विल बी ड्यू टू मास ऑफ ब्लॉक ए एंड मास ऑफ ब्लॉक बी। मास ए और बी दोनों के मासेस की वजह से आपका बी पॉइंट पर जो बी पे है वो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, ऊपर वाला 20 kg और ये 10 kg, तो 300 न्यूटन इज द नॉर्मल रिएक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ भी आपको 0.3 दे रखा है, तो एफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 इंटू 0.3, तो आपका 90 न्यूटन का फोर्स चाहिए ब्लॉक बी को स्लाइड करने के लिए। अब सी पर लगाते हैं सेम फोर्स, भाई सी पे कैलकुलेट करते हैं। तो सी पर अगर फोर्स लगेगा तो कितना लगाना पड़ेगा फोर्स। अब इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा दैट विल बी बिटवीन ग्राउंड एंड सी। तो नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन ब्लॉक सी कितना आएगा, ड्यू टू मास ऑफ ए बी एंड सी, तीनों का मास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 50 इंटू 100 500 आपका जो है 500 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन आने वाला है एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एज 0.1 बिटवीन ग्राउंड एंड ब्लॉक सी। तो फिर एफ सी की वैल्यू आके आ जाएगी 0.1 इंटू 500 यानी कि 50 न्यूटन। अब देखो इनमें से मिनिमम कौन सा है, एफ सी, कि अगर आप ब्लॉक सी पर 50 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक ए बी एंड सी कंबाइंड टुगेदर एज अ सिंगल सिस्टम दे विल स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द ग्राउंड। ए बी और सी एक सिंगल सिस्टम की तरह ग्राउंड पर स्लाइड करने स्टार्ट कर देगा व्हेन यू अप्लाई 50 न्यूटन का फोर्स ऑन ब्लॉक सी। तो हमारा मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट एनी मोशन इन द सिस्टम इज ऑप्शन डी। ठीक है, डी से नीचे आप कैलकुलेट भी नहीं करेंगे ना। अगर आपको मन में ये भी आए कि सर ऊपर स्लाइडिंग भी हो सकती थी तो वो वैसे होगी नहीं, बट अगर मन भी करे तो देखो ऑप्शंस भी देख लो एक बार कि 50 से नीचे कोई वैल्यू है नहीं, तो फिर एफ सी अगर हमारा 50 आ गया तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t1. On other day, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk on the moving escalator is, ठीक है, तो जो सीढ़ियाँ होती है आपने मॉल में देखा होगा, मेट्रो स्टेशन में देखा होगा, जो घूमने वाली सीढ़ियाँ होती हैं उनको बोलते हैं एस्केलेटर्स। ठीक है, अब एस्केलेटर रुका हुआ है और प्रीति उस पर रुके हुए एस्केलेटर पर चढ़ना स्टार्ट करती है, तो हम क्या बोलेंगे कि प्रीति की स्पीड ऑन स्टेशनरी एस्केलेटर वो क्या आ जाएगी बच्चे, मान लो इसको x डिस्टेंस है ना, एस्केलेटर जो सीढ़ियाँ हैं वो है आपकी x डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस इसको कवर करना है प्रीति को। ठीक है, प्रीति स्टार्ट करती है पॉइंट A से और पॉइंट B पर जाती है। अब ये सीढ़ियाँ रुकी हुई सीढ़ियाँ थी, तो हमें प्रीति की स्पीड ऑन स्टेशनरी एस्केलेटर मिल सकती है। यहाँ से क्या आएगी बच्चे, वो x डिवाइडेड बाय t1, बिकॉज जितना टाइम लगा और जितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम से आपको स्टेशनरी एस्केलेटर पे प्रीति की स्पीड मिल गई x बाई t1। ठीक है जी, अब एक दिन दोबारा रीडिंग ली गई जब ये सीढ़ियाँ भी चल रही थी और सीढ़ियाँ चल रही थी बट प्रीति रुकी हुई थी, तो हमें वहाँ से क्या मिल जाएगा, स्पीड ऑफ एस्केलेटर्स अलोन, सीधा स्पीड ऑफ एस्केलेटर अलोन, वो क्या मिलेगी x बाई t2। स्टेशनरी एस्केलेटर पर प्रीति की स्पीड x बाई t1, रुके हुए और केवल स्पीड ऑफ एस्केलेटर इटसेल्फ इज x बाई t2। अब क्या करना है, जब एस्केलेटर मूव करते रहे और प्रीति भी उस पर चढ़ती रहे तो क्या होगा, स्पीड दोनों की एडअप हो जाएगी, है ना, रिलेटिव स्पीड। तो जब ये दोनों एक साथ चलेंगे, प्रीति मूविंग एस्केलेटर पर चढ़ना स्टार्ट करेगी तो उसकी स्पीड आपको क्या मिलेगी, x बाई t1 प्लस x बाई t2। अब आपको टाइम टेकन निकालना है, टाइम टेकन टू कवर x डिस्टेंस विद दिस स्पीड, तो क्या आएगा, टाइम t, इसको क्या बोलें, t बोल देते हैं खाली, है ना, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या आ गया x बाई t1 प्लस x बाई t2। तो यहाँ से कर लो बच्चे, दिस विल बी नथिंग बट
ऊपर आएगा T1 T2 और डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। तो फिर आपका जो इफेक्टिव टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दिस डिस्टेंस विद मूविंग एस्केलेटर एंड प्रीति इज ऑल्सो क्लाइंबिंग ऑन दैट, तो हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 देखते हैं। A ball of mass m moving with velocity v naught collides a wall as shown in the figure. After impact, it rebounds with a velocity 3/4 v naught, 3/4 times of v naught. The impulse acting on the ball during impact is, ठीक है। तो आपको बॉल का चित्र दे दिया बच्चे। इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल गया 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मैग्नीट्यूड इज v naught। फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या मिला, 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड 3/4 v naught इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब आपको निकालना है इम्पल्स। तो इम्पल्स होता क्या बच्चे, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम हमें क्या देता है, इम्पल्स। तो पहले और लीनियर मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वी फाइनल माइनस मास इंटू वी इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम से आपको चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा, वही हमारा क्या आएगा, इम्पल्सिव फोर्स। चलिए, तो मैं इनिशियल वेलोसिटी लिखता हूँ पहले। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही है बच्चे, वी इनिशियल इज इक्वल टू, देखो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल के अलोंग और दूसरा वर्टिकल के अलोंग। तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो रहेगा उसको आई कैप के साथ लिख रहा हूँ, तो क्या आएगा बच्चे, कोस थीटा कंपोनेंट है ना, वी नॉट कोस ऑफ 37 डिग्री आई कैप, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वाई कंपोनेंट इज इन डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल इज इन पॉजिटिव आई कैप। तो फिर माइनस लिख दिया इसके साथ, और ये आ गया वी नॉट साइन ऑफ 37 डिग्री इंटू जे कैप डायरेक्शन, या फिर माइनस जे कैप होगा। ठीक है, अब वी फाइनल वेलोसिटी क्या, वी फाइनल वेलोसिटी इज 53 डिग्री के साथ ना, और -3/4 नेगेटिव आई कैप में है, -3/4 वी नॉट कोस ऑफ 53 डिग्री आई कैप प्लस 3/4 वी नॉट साइन ऑफ 53 डिग्री जे कैप। ठीक है, अब जो है एक सेकेंड ओके, यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखो फिगर में आपको एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब हम अज्यूम नहीं करेंगे कि वर्टिकली अपवर्ड इज अज्यूम्ड एज पॉजिटिव। ठीक है, तो जो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन मिल रहा था यहाँ पे, ये वाई में ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, तो हमने वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग लिख ली। अब हमारा जो आंसर है सही आ गया, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी मुझे मिल गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई विल राइट इम्पल्सिव फोर्स, है ना। तो इम्पल्सिव फोर्स को अगर मैं लिखना चाहूँ बेटा, तो अब मैं लिख सकता हूँ इजीली लिखेंगे। तो आपको क्या लिखेंगे, इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्स आई इज इक्वल टू एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो इनको जो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, इनको आप सब्ट्रैक्ट करके और करो, और मास ऑफ द बॉल आपको m दे रखा है। ठीक है, तो m से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आपको क्या मिलेगा, इम्पल्सिव फोर्स। चलिए, लेकिन बिफोर दैट एक बार ना साइन 53 और कोस 53 डिग्री की वैल्यूज़ मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ। तो एक चीज़ होती है बेटा मैजिक ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल जिसके साइड्स 3:4:5 के रेशियो में होंगे, उसमें 4 के सामने वाला एंगल 53 डिग्री होगा और 3 के सामने वाला 37 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं साइन ऑफ कोस ऑफ 37 निकालूँ, साइन ऑफ 37, कोस ऑफ 53, साइन ऑफ, ये चारों वैल्यूज़ में निकालने की कोशिश करता हूँ। तो लिखते हैं यहाँ पे, साइन ऑफ 37 डिग्री क्या है, 3/5, कोस ऑफ 37 4/5। ठीक है, और साइन ऑफ 53 4/5, कोस ऑफ 53 3/5। तो ये चारों वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गए। अब मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ इजीली इस इक्वेशन में। मास इज m, ठीक है, वी फाइनल आपका ये वाला है, तो -3/4 वी नॉट इंटू कोस 53 डिग्री कितना है बच्चे, कोस ऑफ 53 डिग्री 3/5 है, और 3/5 आ गया, कोस ऑफ 53 डिग्री 3/5 इंटू आई कैप। ठीक है, प्लस 3/4 वी नॉट इंटू साइन ऑफ 53 इज 4/5 जे कैप। उसके बाद
उसके बाद हम करेंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट वी नॉट, तो वी नॉट ऑफ कोस 37, कोस 37 इज 4/5 आई कैप, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना था माइनस वी नॉट साइन ऑफ 37 3/5 जे कैप, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलने वाली है -5/4 m इंटू वी नॉट इंटू आई कैप डायरेक्शन, ठीक है। तो वो आपको समझ भी आ रहा है कि जे कैप में तो कंपोनेंट था ही ना, तो जे कैप वाले कंपोनेंट में कोई चेंज आया ही नहीं, जे कैप तो एज इट इज़ चल रहा है। जो चेंज आया वो आया आपका किस में, आई कैप में। तो 5/4 m वी नॉट आई कैप, ये आपको मिल गया क्या, ये मिल गया आपको इम्पल्स। तो आपका जो आंसर आया फिर वो आंसर हमारा जो करेक्ट चॉइस है वो है ऑप्शन नंबर सी, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फिगर शोज अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर हैविंग ए मास ऑफ 3 kilograms. द स्ट्रिंग शोज shown in the figure are pulled by constant force 20 Newton and 32 Newton. All the surfaces are smooth and the strings are light, pulleys are also light. The force exerted by 20 centimeter part of the road on the 10 centimeter part is, ठीक है। तो ये आपको एक ब्लॉक दिख रहा है बच्चे 30 सेंटीमीटर लेंथ का, इसके दो पार्ट हैं, एक 10 सेंटीमीटर वाला ये रहा, और एक है 20 सेंटीमीटर वाला ये रहा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि 20 सेंटीमीटर वाला जो ब्लॉक का पार्ट है वो 10 सेंटीमीटर पर कितना फोर्स लगाएगा, तो 10 सेंटीमीटर पर कितना फोर्स लगाएगा। चलिए तो पहले आप एक्सटर्नल फोर्सेस देख लेते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या हैं, 32 न्यूटन लग रहा है राइट साइड में, तो इधर से आपको 32 न्यूटन मिलेगा, और लेफ्ट साइड में लग रहा है ये 20, तो इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन मिलेगा। नेट फोर्स ऑन द 30 सेंटीमीटर ब्लॉक, यानी ग्रीन और येलो कलर दोनों पार्ट को इकट्ठा कंसीडर करके आप इस पर नेट फोर्स निकालते हो तो कितना आ रहा है 32 माइनस 20, 12 न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा है किस पर, 3 kg के ब्लॉक पर, है ना। इसका मास कितना है 3 kg दिया हुआ है शायद, है ना 3 kg। तो आपका एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जो आपको मिलेगा, जिस एक्सेलरेशन से ये राइट साइड में एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है जी। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही दोनों का एक्सेलरेशन है, इसका भी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और राइट साइड वाले का भी, पूरे सिस्टम का है ना बेसिकली। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया यार कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके साथ साथ केवल यहाँ लिख लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन है और कुछ फोर्स 20 न्यूटन का पीछे जो है लगा हुआ है उसको कवर अप करना है। तो ये दोनों फोर्सेस आपको येलो कलर का पार्ट यानी जो 20 सेंटीमीटर ब्लॉक है वो 10 सेंटीमीटर या ग्रीन कलर वाले पार्ट पर कितना फोर्स लगाएगा, दैट फोर्स जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा इधर, दिस फोर्स विल हैव टू बी, एक तो 20 जो लेफ्ट में लग रहा है 20 जिसको काउंटरैक्ट करना है वो 20, प्लस में 1 kg ब्लॉक यानी जो आपका 10 सेंटीमीटर ये 1 kg हो गया ना, और 20 सेंटीमीटर 2 kg, दोनों कंबाइंड टुगेदर थे 3 kg के, एक 1 kg हो गया एक 2 kg। तो 1 kg को 4 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट कराने वाला फोर्स प्लस 20 ये आपका लगाएगा जो आंसर आएगा वो, तो दैट इज़ 1 इंटू 4। तो आपका 20 प्लस 1 इंटू 4 जो टोटल फोर्स आएगा वो आएगा 20 प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये आ गया 24 न्यूटन। 24 न्यूटन का फोर्स लगेगा इस कॉन्टैक्ट सरफेस पर, जिससे कि जो लेफ्ट साइड में आपका जो लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर का ब्लॉक बच गया वो 4 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट कर सके। तो 4 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट दिस ब्लॉक प्लस another 20 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू कैंसिल आउट दिस एक्सटर्नल फोर्स। तो 24 न्यूटन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दीज टू पार्ट्स ऑफ द 3 kg ब्लॉक। तो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पार्टिकल ए इज प्लेस्ड एट दिस, another particle b is placed at this, okay, a start moving with velocity this and b start moving with velocity this, will both particle collide, ठीक है। तो आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दे दिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दे दिया, अब पूछा है वेलोसिटी वेक्टर्स देकर कि क्या ये पार्टिकल कोलाइड करेंगे। तो देखो बच्चे कोलिजन की कंडीशन क्या हो सकती है
कि ये दोनों पार्टिकल कोलाइड केवल और केवल उस कंडीशन में करेंगे जब इनका डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एंड इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में पॉइंटिंग हो, है ना। तो इसका रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ए बी, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू ए शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तभी ये लोग कोलाइड कर सकते हैं, अदरवाइज कोलिजन की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो मान ले पार्टिकल ए इधर है, बी इधर है, ए से बी लोकेटेड तो इधर है, और इनकी रिलेटिव वेलोसिटी को अगर कैलकुलेट किया जाए उसका डायरेक्शन ये है, तो क्या ये कभी कोलाइड करेंगे, नहीं करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन और रिलेटिव पोजीशन का डायरेक्शन सेम रहना चाहिए ताकि ये दोनों पार्टिकल कोलाइड कर सकें। तो मैं एक एक करके दोनों चीज़ें कैलकुलेट करता हूँ। तो मुझे क्या क्या गिवन है बच्चे क्वेश्चन में, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी भी दे रखा है, जो दे रखा है 5i कैप प्लस 7j कैप, ठीक है जी। और वेलोसिटी ऑफ ए दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्वियसली 3i कैप प्लस 5j कैप, वेलोसिटी ऑफ बी दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप। अब मुझे निकालना है आर बी माइनस आर ए, यानी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये क्या आएगा 5i कैप माइनस 2i कैप, 3i कैप, 7i कैप माइनस 3i कैप, ये प्लस का 4j कैप। सो ये तो मिल गया आर बी माइनस आर ए। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या आएगा वी बी माइनस वी ए, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 2i कैप माइनस जे कैप, 2i कैप माइनस 3i कैप, तो माइनस i कैप, माइनस जे कैप माइनस 5i कैप, तो माइनस 6j कैप। तो अब देखो आर बी और आर ए का डायरेक्शन क्या है, 3 इन i कैप 4 इन j कैप। तो अगर ड्रॉ भी करा जाए, इनको हम ड्रॉ करके देख लें, तो 3 इन i कैप, मान लो इधर कहीं 3 है, 1 2 3, और 4 इन j कैप 1 2 3 4, तो इधर आएगा कुछ ये। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर बी माइनस आर ए, और आर वी ए वी बी माइनस वी ए, यानी वी बी ए, ये क्या आएगा -1 इन i कैप माइनस 6 इन j कैप। तो इन्हीं एक्सिस को अगर हॉरिजॉन्टल में ऐसे और थोड़ा एक्सटेंड कर लिया जाए तो क्या आएगा माइनस इन i कैप, तो माइनस इन i कैप यानी इधर कहीं, और 1 2 3 4 5 6 नीचे कहीं यहाँ पे आएगा पॉइंट, और ये डायरेक्शन है वी बी ए का। तो वेलोसिटी ऑफ बी ए और ये आर बी माइनस आर ए दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये कभी भी कोलाइड नहीं करेंगे। विल दे कोलाइड, नो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फॉर द गिवन फिगर विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर देयर टाइम पीरियड्स। तो टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है बच्चे, टी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट, टी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/2 पाई अंडर रूट के बाय एम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चे अब जो है टाइम पीरियड डिपेंड किस पे कर रहा है, टाइम पीरियड फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एज फार एज देयर इज सम कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड, अगर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड रहेगा सिस्टम पर तो टाइम पीरियड कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फोर्स, ओनली इक्विलिब्रियम पोजीशन डिपेंड करेगी। मान लो अगर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, जैसे वैसे तो नॉन विस्कस फ्लूइड है राइट, इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा नहीं, बट हाँ जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर mg डाउनवर्ड लग रहा है और इधर mg का कोई ना कोई कंपोनेंट लग रहा है। तो फोर्स का वेरिएशन से क्या होगा, जब फोर्स ज़्यादा लगेगा तो आपकी मीन पोजीशंस कम या दूर या नज़दीक हो सकती है। जैसे ज़्यादा फोर्स लगेगा तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की दूरी ज़्यादा रहेगी, जब कम फोर्स लगेगा तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की दूरी थोड़ी कम रहेगी, है ना। तो इट विल ओनली इफेक्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशंस ऑफ द सिस्टम, ना कि आपका किसको वो करता है, किसको करता है, कभी टाइम पीरियड को इम्पैक्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा बच्चे, सभी के सभी टाइम पीरियड बराबर रहने वाले हैं, ठीक है, सभी के सभी टाइम पीरियड हमारे बराबर रहने वाले हैं, ठीक है। अच्छा अरे ये गलत लिख दिया, रुको। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल जो हार्मोनिक मोशन है क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ठीक है, कुछ और लिख दिया मैंने फ्रीक्वेंसी टाइप का। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो यहाँ पर कोई फोर्स का कंपोनेंट नहीं है, तो हमारा लॉजिकल रीजनिंग सही है कि T1 इज इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 T4, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला, इसमें कहीं भी फोर्स का कंपोनेंट नहीं आ रहा। अगर फोर्स वेरी करेगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशंस आपकी नज़दीक या दूर हो सकती हैं, दैट इज़ द ओनली थिंग, बट इसके अलावा
टाइम पीरियड सेम रहेगा बच्चे, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो इसमें विस्कस फोर्स हो जाता, यहाँ पर नॉन विस्कस लिखा है ना, विस्कस लिक्विड हो जाता तो फिर उसमें कुछ चीज़ें हो जाती, उसमें डैम्पिंग वगैरह आ जाती, तो फिर वो हमारा सिंपल ऑसिलेशन बचता नहीं, फिर सिलेबस से बाहर की बात हो जाती, ठीक है। इसलिए नॉन विस्कस लिखा है, फ्लूइड विदाउट एनी विस्कोसिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। द फिगर शोज इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट M अबाउट द सन S. द शेडिड एरिया SCD इज ट्वाइस द शेडिड एरिया SAB. If T1 be time for planet to move from C to D and T2 is the time to move from A to B, then, ठीक है। तो यहाँ पर केपलर लॉ होता है कि कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी रहेगी, कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी रहेगी। अब क्या दिया है कि SAB, इफ T1 इज द टाइम टू मूव फ्रॉम C to D, C से D जाने में टाइम लगा T1 और T2 लगा टाइम A से B जाने में, A से B जाने में T2 टाइम लगा। अब ये दे दिया कि एरिया CSD इज 2 टाइम्स द एरिया ऑफ ASB। तो बच्चे क्या होता है, केपलर लॉ क्या बोलता है कि एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ SCD डिवाइडेड बाय T1 टाइम लगा ना इधर हमें, और एरिया ऑफ SAB डिवाइडेड बाय T2, ये दोनों क्या रहेंगे बराबर, कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ SAB इज 1/2 टाइम्स ऑफ SCD। ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई कि वी कैन राइट इट एज 2/T1 इज इक्वल टू 1/T2, ठीक है। तो यहाँ से T2 क्या मिल जाएगा, T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T2, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन दैट वी शुड गेट। तो हमारा क्या आया कि T1 आपका 2 टाइम्स ऑफ T2 है, तो सीधा पता भी चल रहा है कि T1 जो है वो डबल टाइम होगा, क्योंकि डबल एरिया कवर किया है, 2 टाइम्स एरिया है, ये 1 एरिया है, तो जितना एरिया कवर किया उतना ही टाइम लगेगा, कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी का मतलब ये है। तो T1 शुड बी 2 टाइम्स ऑफ T2। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए पार्टिकल P स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन A1. आफ्टर 3 seconds another particle Q starts from rest with an acceleration of A2. If they travel equal distance in 7th second after the start of P, find the ratio of A2 by A1. तो दो पार्टिकल हैं, P स्टार्ट करता है T0 पर और Q स्टार्ट करता है T=3 सेकेंड्स पर, और 7th सेकेंड फ्रॉम T0 से 7th यानी T=7 सेकेंड पे आपको इक्वल डिस्टेंसेस ये कवर करते हैं। तो फाइंड द रेशियो ऑफ A2 by A1, दोनों की एक्सेलरेशन का रेशियो आप बता दो। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का। तो क्या फॉर्मूला होता है, S इंटू nth इज इक्वल टू U प्लस A/2 इंटू 2n-1। यहाँ पर 2n जो है वो nth सेकेंड की बात हो रही है। तो बच्चे देखो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट था P के लिए तो ये n की वैल्यू 7 आएगी, और Q के लिए n की वैल्यू क्या आएगी 7-3, क्योंकि उसने मोशन 3 पे स्टार्ट किया, तो आपका 4 आएगा फॉर ऑब्जेक्ट नंबर Q के लिए। तो ठीक है, दोनों का 7 सेकेंड में जो है वो डिस्प्लेसमेंट बराबर है, यानी लिख लेते हैं A1/2। U दोनों रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, U दोनों का 0 आ जाएगा, तो U को मैं लिख नहीं रहा, A1/2 इंटू 2 इंटू 7-1, दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट P इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 7-3 यानी 4 सेकेंड है ना, -1, ये आपका रिलेशन आएगा। अब यहाँ से A2 बाई A1 आपको खाली निकालना है, तो A1/2 इंटू 13 इज इक्वल टू A2/2 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ से आपको बच्चे क्या मिलेगा, A2/A1 इज इक्वल टू 13/7। तो फिर हमारा जो आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द क्लोज्ड रेक्टेंगुलर टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर एंड is accelerated horizontally with an acceleration of A towards right. Pressure is 1 maximum at and 2 minimum. तो 1 is maximum pressure का point, 2 is minimum pressure का point। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो बच्चे ये रेक्टेंगुलर टैंक है, ये भरा हुआ है लिक्विड से, एक्सेलरेशन A से राइट साइड में एक्सेलरेट करता है, तो आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रेशर के पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। तो लिक्विड में हम जब बात करते हैं तो विद डेप्थ के साथ जो लिक्विड का प्रेशर जो चेंज होता है वो क्या होता है,
रो जी एच। और जब एक्सेलरेशन भी कर रहा हो तो एक्सेलरेशन के साथ अलोंग द लेंथ क्या चेंज होगा, रो ए और एल इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द टैंक, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ भी एच ही है, ये वाला भी एच ही है ना, तो मैं रो ए एच लिख देता हूँ इसको भी, क्योंकि लेंथ इज ऑल्सो साइड ऑफ द क्यूब, तो वो आपका क्या है, रो ए एच। तो वो रो जी एच था, ये रो ए एच है, ए इज़ द एक्सेलरेशन। अब इसके अकॉर्डिंग देखो अलग अलग पॉइंट ए बी सी डी 4 ही पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। इन चारों पॉइंट पे मैं प्रेशर निकालने की कोशिश करता हूँ। जो क्रॉस सेक्शन आपका अलोंग द वेलोसिटी है, तो 4 ही ले रहे हैं, ठीक है। ऊपर क्या रहेगा बच्चे, यहाँ पर तो आपको मान लो पॉइंट सी पर प्रेशर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देता हूँ, दिस इज द पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। उसके बाद क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड या रेफरेंस प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल लो, पी ए बोल लेते हैं इसको। और ओपन टू एटमॉस्फेयर नहीं भी मान रहे तो पी आर बोल लो, रेफरेंस प्रेशर पी आर। अब देखो पॉइंट ए पर जाओगे तो क्या आएगा, पी आर प्लस रो ए एच, ठीक। पॉइंट डी पर आओगे तो क्या आएगा, पी आर प्लस रो जी एच। पॉइंट बी पर आओगे तो क्या आएगा, पी आर प्लस रो ए एच प्लस रो जी एच। तो मैक्सिमम प्रेशर क्या हो गया पॉइंट बी पर, और मिनिमम क्या हो गया रेफरेंस पॉइंट पर, पॉइंट सी पर। तो सी इज द मिनिमम प्रेशर पॉइंट एंड बी इज द मैक्सिमम प्रेशर का पॉइंट। तो मैक्सिमम इज पॉइंट बी एंड मिनिमम इज पॉइंट सी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12, a sand cart of mass m0 moves on a horizontal smooth surface due to constant force F at time t equals to 0. Cart starts from rest and through a hole in the bottom sand spills at a constant rate of r kilograms per second. The magnitude of momentum of cart as a function of time t is. तो magnitude of momentum of cart आपको बताना है, ठीक है। तो बच्चे इसको क्या क्या बताना है, फाइनली हमें बताना है लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड वी हैव टू फाइंड आउट। क्वेश्चन में दे क्या क्या रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है बच्चे, वी आर गिवन दैट स्टार्ट्स हॉरिजॉन्टली स्मूथ कांस्टेंट एट टाइम टी कार्ट रेस्ट, ठीक है। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मास दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम आपको निकालना है, ठीक है। कार्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियली स्टार्ट हुई u इज इक्वल टू 0 आपको दे रखा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, ठीक है, डी वी बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन ये किसके बराबर होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे किसी इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो डी वी बाई डी टी ये क्या होगा, फोर्स अप्लाइड, फोर्स तो आपका कॉन्स्टेंट फोर्स है तो एफ ही रहेगा, डिवाइडेड बाई इंस्टेंटेनियस मास। इंस्टेंटेनियस मास क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम मान लो मैं m0 बोल दूं तो उसमें से कुछ घटेगा, है ना। तो वो क्या घटेगा, r इज द रेट ऑफ स्पिलेज ऑफ द सैंड इनटू टाइम t। जिस टाइम पर आप निकाल रहे हो तो rt, f इज डिवाइडेड बाय m0 माइनस rt। तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल गया, राइट। अब मुझे क्या करना है, लीनियर मोमेंटम में क्या आता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करूँ, मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ इसको 0 टू t के बीच में। तो क्या करेंगे बच्चे, dv का इंटीग्रेशन कर लेंगे और इधर क्या आ जाएगा, f बाई m0 माइनस rt। इसका इंटीग्रेशन टाइम के साथ बिटवीन t इक्वल्स टू 0 टू t। ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा बच्चे, यहाँ से मुझे मिलेगा वेलोसिटी आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में क्या आएगा, नीचे देखो m0 माइनस rt था, तो ये किसका डिफरेंशिएशन होगा, ये log m0 माइनस rt का डिफरेंशिएशन होगा। तो इंटीग्रेट करोगे तो ln m0 माइनस rt इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ m0 माइनस rt। तो ये क्या आएगा बच्चे, दैट विल बी माइनस ऑफ f, माइनस साइन आ जाएगा ऊपर, माइनस rt का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, इंटू नीचे जो है आपका r आ जाएगा और इंटू ln जो नीचे वैल्यू थी m0 माइनस rt, ये आ गया बिटवीन लिमिट्स 0 टू t। अब इसमें लिमिट पुट कर दो तो v इज इक्वल टू माइनस एफ बाई आर ln, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होता है इसमें, log a ऊपर आ जाएगा, log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b। तो ये rt डिवाइडेड बाई b में जो वैल्यू रखोगे लोअर लिमिट तो वो आपका r की वैल्यू 0, तो खाली m0 बच गया। तो ये आपका आ गया सब्सटीट्यूशन के बाद, लिमिट्स के बाद जो वैल्यू डालने के बाद आपका ये आ गया, ठीक है। अब
अब क्या करते हैं, अब हम करेंगे वी हैव टू फाइंड आउट लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, मास के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मास के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो वेलोसिटी मिल गया, और मास क्या था, मास एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये देखो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिला है, ये ध्यान रखो, ठीक है। और हमें इंस्टेंटेनियस मास से ही इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें क्या मिल जाए, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस मोमेंटम। तो इंस्टेंटेनियस मोमेंटम अगर निकालना चाह रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, तो खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन हटा देते हैं पहले ही। तो एफ बाई आर एल एन एम नोट माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एम नोट इंटू मास। इंस्टेंटेनियस मास क्या है, इनिशियल मास माइनस रेट ऑफ स्पिलेज इंटू टाइम टी। तो ये आपका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है बेटा, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। एम नोट माइनस आर टी एफ बाई आर एल एन एम नोट माइनस आर टी। एक सेकेंड, दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं जिसमें हमारा न्यूमरेटर अलग हो, नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड है खाली, तो दोनों सेम रहेगा, ए बाई बी बाई मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या आ सकता था कि नेगेटिव साइन को हम लोग के अंदर सब्सटीट्यूट कर लेते, तो ये किसके बराबर होता है, एफ बाई आर एल एन ऑफ एम नोट माइनस आर टी, ये इसके बराबर भी होगा। तो मैग्नीट्यूड में फिर हम ये टर्म ना लेके दूसरी टर्म भी लिख सकते थे। ये किसके बराबर हो सकता था, एम नोट माइनस आर टी इंटू एफ बाई आर एल एन एम नोट बाई एम नोट माइनस आर टी, ठीक है। तो फिर हमारा ऑप्शन डी से क्लोजली मैच करेगा, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 6.28 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ दिस, द रेडियस ऑफ द वायर इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम दिस टू दिस, ओके, द एक्सटेंशन इन द वायर, ठीक है। तो ऐसे केसेस में एक्सटेंशन कैसे निकालते हैं बेटा, एक्सटेंशन इन द वायर कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय, देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए ई, ठीक है। डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन होगा तो एरिया क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर, राइट, वायर के लिए पाई आर स्क्वायर। बट वेरिएबल क्रॉस सेक्शन रहेगा तो हम एरिया क्या यूज़ कर लेते हैं, इफेक्टिव एरिया, जिसको बोलते हैं पाई आर वन इंटू आर टू, ठीक है, पाई आर वन इंटू आर टू। तो हम वैल्यू ये रख लेंगे। तो फिर हमारा जो क्या है, चेंज इन लेंथ जो है, डेल्टा एल विल बी इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई पाई आर वन आर टू इंटू यंग्स मॉडुलस। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं। देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, तो एम जी आ जाएगा 9.28 6.28 इंटू 9.81 इंटू एल, लेंथ ऑफ द वायर इज 20 मीटर्स डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर वन इज 1.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू आर टू दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस इस क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, बट इसका एक गिवन डेटा जो है वो आप लिख लो, क्वेश्चन में नहीं था तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया फिर। बट यंग्स मॉडुलस शुड बी प्रोवाइडेड, जो आपका 2 इंटू 10 टू द पावर 11 आएगा, ठीक है। तो उसको 2 इंटू 10 टू द पावर 11 रखो, और फिर जो आपका आंसर आ जाएगा दैट विल बी 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर्स, यानी कि 1 mm। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आएगा, प्रोवाइडेड दैट द यंग्स मॉडुलस शुड बी गिवन एज दिस, ठीक है। तो वायर का क्रॉस सेक्शन आपका वेरी कर रहा है ना, तो ज़्यादा क्रॉस सेक्शन से कम की तरफ जा रहा है, राइट, कुछ ज़्यादा था फिर कम हो गया ऐसा। तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हो, इफेक्टिव एरिया ले लेते हो। इफेक्टिव एरिया इज एरिया समवेयर इन बिटवीन, इसके इन बिटवीन कुछ होगा, और उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं कि इट इज़ पाई आर वन आर टू। तो पाई आर स्क्वायर की बजाय पाई आर वन आर टू हम ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अ वायर ऑफ लेंथ एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, यंग्स मॉडुलस वाई इज स्ट्रेच्ड बाय अमाउंट एक्स फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, द वर्क डन इन द प्रोसेस, ठीक है। तो वर्क डन इन द प्रोसेस क्या होगा, देखो स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ रोड या स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ वायर हम लिख सकते हैं ऑफ अ वायर, कैसे लिख सकते हैं उसको, यंग्स मॉडुलस ई ए बाय एल, ठीक है। जितना ज़्यादा यंग्स मॉडुलस उतनी स्टिफ वायर, जितना ज़्यादा एरिया उतना डिफिकल्ट उसको स्ट्रेच करना, उतना ही उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा, जितनी लंबी वायर उतना स्प्रिंग कांस्टेंट कम। तो ई ए बाय एल ये हमारा फॉर्मूला होता है स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर अ वायर।
और अगर हमें ये पता हो तो वी कैन राइट इट एज वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, जो आपका हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि 1/2 इंटू के इज़ गिवन एज EA/L इंटू एक्स स्क्वायर, तो EA/L इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, यंग्स मॉडुलस यहाँ पे y दे रखा है, तो वी कैन रिप्लेस E/y, तो 1/2 YA/L इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन मैच करेंगे, विच इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एन आइडियल गैस एडियाबैटिक कांस्टेंट 1.5 इज एक्सपेंडेड एडियाबैटिकली, हाउ मेनी टाइम्स हैज द गैस टू बी एक्सपेंडेड टू रिड्यूस द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मोलिक्यूल्स बाय ए फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, तो RMS वेलोसिटी जो होती है, VRMS क्या होती है, √3RT/m के बराबर। अब यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि RMS वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। ठीक है, अब क्या करना है, हाउ मेनी टाइम्स द गैस हैज टू बी रिड्यूस्ड, कितनी बार उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा ताकि RMS वैल्यू 2 टाइम्स हो जाए, RMS वैल्यू ऑफ द मोलिक्यूल्स, ठीक है, रिड्यूस्ड बाय 2 टाइम्स। ठीक है, तो एडियाबैटिकली एक्सपेंड किया है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होता है बच्चे, T(v⁻⁻1 should be equal to T1v1 to the power T2v2 to the power, ये वेलोसिटी नहीं वॉल्यूम है, T1v1 to the power (γ-1) is equal to T2v to the power (γ-1). ये आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। ठीक है, तो वॉल्यूम के टर्म्स में ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब क्या करना है बच्चे, अब हमें पता है कि टेम्प एक्सपेंडेड हाउ में रिड्यूस द, अच्छा, तो RMS वेलोसिटी रिड्यूसेस बाय ए फैक्टर ऑफ 2, तो RMS वेलोसिटी रिड्यूसेस बाय ए फैक्टर ऑफ 2 मतलब कि क्या हो जाएगा, VRMS डैश की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगी 1/2 ऑफ VRMS इनिशियल के। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा T डैश या इसको VRMS 1 बोल लेते हैं, VRMS 2 बोल लेते हैं, डैश नहीं बोलते हैं क्योंकि नीचे हमने 2 यूज़ कर लिया। तो इधर VRMS 1 VRMS 2, VRMS 2 क्या हो जाएगी 1/2 टाइम्स ऑफ VRMS 1। तो T2 क्या हो जाएगा बच्चे, T2 विल बी, T2 क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ T1। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लॉ पर डिपेंड कर रहा है। तो अब मुझे T2 और T1 का रिलेशन पता चल गया। अब देखो वॉल्यूम के टर्म्स में हम निकाल सकते हैं इसको, T2/T1 इज़ 1/4, या फिर T1 इज इक्वल टू 4T2, तो 4 टाइम्स ऑफ T2 V1 की पावर (γ-1) इज इक्वल टू T2 V2 की पावर (γ-1). अब मुझे गामा की वैल्यू दे रखी है और वॉल्यूम हाउ मेनी टाइम्स द गैस हैज़ टू बी एक्सपेंडेड, आपको ये निकालना है कितने बार गैस को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो T2 से T2 उड़ा लो। अब क्या करें, 4V1 टू द पावर (γ-1) और 4V2 इज इक्वल टू V2 पावर गामा, तो V2/V1 निकाल लेते हैं यहाँ से, V2/V1 की पावर (γ-1) इज इक्वल टू 4। तो इम्प्लाइज V2/V1 इज इक्वल टू 4 की पावर 1 डिवाइडेड बाई (γ-1) यानी कि 1.5 - 1। तो ये क्या आ गया 4 की पावर 1/0.5 यानी 4 की पावर 2, तो ये क्या आ गया 16। तो V2 शुड बी 16 टाइम्स ऑफ V1। तो गैस को कितने गुना एक्सपेंड करना पड़ेगा, गैस शुड बी एक्सपेंडेड टू 16 टाइम्स इट्स इनिशियल वॉल्यूम सो दैट द RMS वेलोसिटी बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो RMS वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही थी स्क्वायर लॉ के हिसाब से, तो RMS वैल्यू को करना था हाफ, तो टेम्परेचर को करना पड़ा 1/4। तो टेम्परेचर को 1/4 करने के लिए वॉल्यूम को कितना करना पड़ेगा 1/16, यानी कि 16 टाइम्स करना पड़ेगा। टेम्परेचर को 1/4 करने के लिए वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा कितना 16 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो वॉल्यूम हैज़ टू बी एक्सपेंडेड बाय 16 टाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, 2 होल्स ऑफ अनइक्वल डायमीटर D1 एंड D2, तो D1 इज ग्रेटर देन D2 आर कट इन मेटल शीट्स इफ द शीट इज हीटेड। अगर इस शीट को हीट किया जाए तो क्या होगा, देखो शीट को हीट करोगे तो इसके डायमेंशंस बढ़ेंगे, इसकी लेंथ भी बढ़ेगी और इसकी ब्रेड्थ भी बढ़ेगी। तो ये दोनों बढ़ने की वजह से आपको क्या पता चलेगा कि डायमीटर ऑफ D1 एंड D2 दोनों ही इंक्रीज करने वाले हैं। तो डायमीटर ऑफ
D1 विल इंक्रीज एंड D2 विल ऑल्सो इंक्रीज। तो हमारा ऑप्शन जो है कौन सा, बोथ विल इंक्रीज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। 20 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज केप्ट इन ए कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्वलेंट 20 ग्राम्स। हाउ मच हीट शुड बी अप्लाइड टू द apparatus टू एपरेट द वाटर दस फॉर्म्ड। ठीक है, तो 20 ग्राम आइस को रखा गया कैलोरीमीटर के अंदर, राइट। कैलोरीमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है टू मेजर द हीट कंटेंट, और उस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट है 20 ग्राम्स। तो देखो कैलोरीमीटर तो बना होगा किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट से, मेटल से, बट उसको अगर इक्वेट करो इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी तो वो 20 ग्राम ऑफ वाटर की तरह बिहेव करेगा वो मेटल, राइट। हाउ मच हीट शुड बी सप्लाइड टू द apparatus। अब देखो यहाँ पर जो आइस है उसका फेज चेंज होगा, 2 बार होगा। एक बार तो आइस मेल्ट होगा वाटर में, और फिर वाटर एवेपोरेट होगा स्टीम के अंदर या गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर में, ठीक है। और उसके अलावा जो चीज़ें बच गई, जो कैलोरीमीटर बच गया, उसका कोई फेज चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्चुअल में वो मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो वो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ 20 ग्राम्स की तरह बिहेव करेगा। तो हम जब हीट कैपेसिटी या क्या बोलेंगे हीट सप्लाइड टू द सिस्टम निकालेंगे, तो टोटल हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, पहला तो वो जो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग में यूज़ होगा, है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो बोलेंगे जिसको, या फिर LF, ये केवल यूज़ होगा वाटर के लिए। तो मैं जो टोटल हीट सप्लाइड लिख रहा हूँ, देखो 20 ग्राम्स ऑफ वाटर था, 80 कैलोरीज पर ग्राम यूज़ हुआ, तो दिस 20 × 80 ये हमारा यूज़ हो गया कितना, मेल्टिंग के अंदर, मेल्टिंग द आइस, ठीक है। प्लस इसमें कुछ ऐड करेंगे, वो आएगा। अब देखो वाटर आ गया लिक्विड में, और अब कैलोरीमीटर था उसका इक्विवेलेंट भी ऐड करेंगे 20 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो टोटल जो हीट रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे वो क्या होगी, मास इंटू हीट कैपेसिटी के बराबर, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, एंड पर ग्राम डिग्री सेल्सियस भी आएगा नीचे। तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो आप देखो यहाँ पे क्या करें, 20 ग्राम ऑफ वाटर था, इसको हीट करना है 0 डिग्री आइस से, 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री वाटर तक। तो क्या करेंगे, 20 × 1 × 100 - 0, और इसी के साथ साथ कैलोरीमीटर की कैलकुलेशन भी, जो कि 20 ग्राम ऑफ वाटर की तरह बिहेव कर रहा है, 20 × 1 × 100 - 0, प्लस अब वाटर जो था अंदर वो 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा। अब इसके बाद क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है वाटर से स्टीम के अंदर। तो एक एक्स्ट्रा चीज़ और ऐड होगी जो रेड कलर से लिख देते हैं स्टीम के लिए, वो क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर 20 ग्राम्स, 20 × 540 कैलोरीज। तो ये हमारा टोटल हीट सप्लाई टू द सिस्टम आएगा, जिसमें लेफ्ट साइड वाला मेल्टिंग के लिए यूज़ हुआ, राइट साइड वाला वेपराइजेशन के लिए, ठीक है। और ये आपका जो है ये हीटिंग वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या है, 0 डिग्री टू 100 डिग्री फॉर कैलोरीमीटर। अब इन सबको आप ऐड कर दो, सबको ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, 1600 प्लस ये आपका आ गया 2000, ये आपका आ गया 2000, और यहाँ पे आपका आ गया 10,800। इन सबको ऐड करोगे तो आपका आएगा, जो वैल्यू आएगी 16,400 कैलोरीज ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। तो हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। अ टेंजेंशियल फोर्स F acts as the top of a thin spherical shell of mass m and radius r. Find the acceleration of the shell if it rolls without slipping. तो ये शेल है, ये स्लिप नहीं कर रहा। स्लिपिंग कहाँ हो सकती है, ग्राउंड और शेल के बीच में। इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग। तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेल। एक्सेलरेशन ऑफ सेल निकालना है आपको, सेल का एक्सेलरेशन। तो देखो इस सेल पर लगने वाले फोर्सेस मैं बता देता हूँ। एक तो F फोर्स लग रहा है जो बाहर से लग रहा है, इसके अलावा एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो सेल पर कहाँ लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सेल पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यही इसको मूव कराएगा फॉरवर्ड ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे ये बैकवर्ड में लगता फ्रिक्शन, बट ऑन सेल इट विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन।
अब मुझे दो फोर्सेस मिल गए, अगर मैं एफ बी डी ऑफ दिस स्फेरिकल शेल निकालूँ बेटा तो मुझे दो फोर्सेस मिल रहे हैं, एक एफ और एक स्मॉल एफ, दोनों ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस यानी एफ प्लस स्मॉल एफ विल गिव दिस शेल ऑफ मास एम एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो एम इंटू ए। यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल गया जिसको मैंने लिखा कि दीज टू फोर्सेस कंबाइंड टुगेदर विल प्रोवाइड मी एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो एफ प्लस एफ इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से तो आपका ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है, ये ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिख दी। अब मैं लिखता हूँ इक्वेशन फॉर रोटेशन। तो टॉर्क अबाउट सेंट्रल पॉइंट, इसके अबाउट मैं टॉर्क लिख रहा हूँ, तो टॉर्क क्या आएगा, एक तो एफ फोर्स की वजह से आएगा और एक फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आएगा। तो एफ फोर्स मैंने बोला एफ इंटू कैपिटल आर, तो ये आपका टॉर्क आ गया, माइनस स्मॉल एफ इंटू कैपिटल आर, ये नेट टॉर्क आया सिस्टम पे, ये किसके बराबर होगा, दिस शुड बी इक्वल टू आई अल्फा, है ना। टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। एल्फा को मैं ए बाय आर भी लिख सकता हूँ बिकॉज ए इज इक्वल टू आर एल्फा, है ना। तो ए बाय आर भी लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिटन आई ए बाय कैपिटल आर। तो यहाँ से मुझे दूसरी इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके दूसरी इक्वेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू आई इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। 1 और 2 इक्वेशन, इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ बच्चे, आई कैन ऐड दैम, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा तो वहाँ से फ्रिक्शन फोर्स गायब हो जाएगा आपका ना, एफ प्लस एफ माइनस एफ। तो लेफ्ट साइड ऐड करते हैं, राइट साइड ऐड करते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ स्फेरिकल शेल वो कितना होता है, 2/3 एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मास स्मॉल एम है तो स्मॉल एम लिख लेते हैं, आर कैपिटल आर है तो 2/3 एम आर स्क्वायर। अब यहाँ से दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो एफ प्लस एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए प्लस आई ए बाय आर स्क्वायर था, तो आई की वैल्यू मैं 2/3 एम आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, 2/3 एम आर स्क्वायर इंटू ए बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो इक्वेशन जो फाइनली बचेगी वो क्या बचेगी बेटा, एफ प्लस एफ यानी 2f इज इक्वल टू, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये f प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया। तो इक्वेशन बची 2f इज इक्वल टू एम ए प्लस 2/3 एम ए। इनको ऐड कर लेंगे, एम ए प्लस 2/3 एम ए को लिखोगे साथ में तो आपका आएगा 5/3 एम ए, राइट, सॉरी 5/3 एम ए, राइट। यहाँ से f कैन बी रिटर्न एज 5/6 एम ए, या फिर एक्सेलरेशन निकालना था मैं, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कैन बी रिटर्न एज 6f/5 एम। तो एक्सेलरेशन कैन बी 6f/5 एम। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आपको देखो क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालना था तो हम निकाल पाए बाय राइटिंग ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्वेशन। तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखी, हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं बच्चे। 2 solid spheres each of mass m and radius r/2 are connected with a massless rod जो है massless है, ठीक है, of length 2r as shown in the figure. The rod is not shown, it can be assumed to the ends of the rod are connected to centers of the sphere. तो यहाँ पे सेंटर टू सेंटर ऐसे कनेक्टेड होगी कोई रोड, बट ये मासलेस है तो हमारी इक्वेशन में इसका कोई ज़्यादा रोल आएगा नहीं, ठीक है। अब what will be the moment of inertia of the system about an axis passing through the center of one of the spheres perpendicular to the road. तो ऐसा एक्सिस आपको चूज करना है जो सेंटर ऑफ वन ऑफ द स्फीयर्स से पास करे और परपेंडिकुलर टू द रोड। तो रोड हमने ड्रॉ की बच्चे ये येलो कलर से, बट ये मासलेस है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस हमें डायरेक्शन पता पड़ रहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ग्रीन एक्सिस। ये एक स्फीयर के सेंटर से पास कर रही है और रोड से परपेंडिकुलर है, तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मैं इस एक्सिस को बोल देता हूँ वाई डैश एक्सिस। तो वाई और वाई डैश एक्सिस के अबाउट आई हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दीज 2 सॉलिड स्फीयर्स। रोड का कोई मास नहीं है तो रोड का कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं होगा, ठीक है। तो वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सॉलिड स्फीयर इज, आई की अगर बात करें, देखो इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स सेंटर इज 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ पर मास ऑफ द सिस्टम तो m दे रखा है, कैपिटल M, और रेडियस क्या दे रखा है, r/2। तो I1 क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1 अबाउट y डैश एक्सिस, ये क्या आने वाला है 2/5 इंटू m इंटू r की वैल्यू r कैपिटल R/2 का स्क्वायर। तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी, ये क्या आने वाला है 2/5 टू ज़ा 5 4 ज़ा 20, 2/20 कैपिटल M r²। तो mr² 10 आपका जो आंसर आ जाएगा। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या रहेगा, एक तो mr² 10 जो उसके सेंटर के अबाउट है, प्लस पैरेलल एक्सिस की वजह से जो आएगा, यानी कि m इंटू 2r का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा बच्चे, mr² 10 प्लस 2m प्लस 4mr², ठीक है, प्लस 4mr²। तो यहाँ से इसको करोगे तो क्या आ रहा है 40 + 1 41 mr² 10, और इधर से mr² 10 था ही, तो दोनों को ऐड करोगे तो आपको आएगा जो टोटल आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, वो आएगा I1 + I2। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 41/10 mr² प्लस mr² 10, तो 42/10 यानी कि 21/5 mr², यानी हमारा आंसर फिर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एवरेज टॉर्क ऑन प्रोजेक्टाइल of mass m, initial speed u and angle of projection theta between initial and final position p and q as shown in the figure about the points of projection is। तो about the point of projection आपको क्या निकालना है, एवरेज टॉर्क ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है जी। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें अगर ये पता हो कि टॉर्क इज इक्वल टू, है ना, टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है कि टॉर्क इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम हमें पता होना चाहिए, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बिटवीन पॉइंट अबाउट पॉइंट पी, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। तो फाइनल से इनिशियल स्टेट के बीच में जो हमारा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है वो हमें पता होना चाहिए। तो वी कैन इजीली फाइंड आउट देन टॉर्क, टाउ एवरेज टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये निकालना है। डेल्टा टी इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट, इसमें अगर हमें पता हो तो वी कैन फाइंड इट आउट यूजिंग चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालना आसान है, ठीक है। तो वी कैन फाइंड आउट डेल्टा एल फ्रॉम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, राइट। तो मुझे फाइनल मोमेंटम पता होने के लिए क्या होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, इंटू लीनियर मोमेंटम इंटू फाइनल लीनियर मोमेंटम इंटू आर्म लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ फाइनल वैल्यू जो है लीनियर मोमेंटम की वो क्या रहेगी। देखो इसकी वेलोसिटीज़ की बात करें तो इनिशियली देखो यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहती है बच्चे, u sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, और फाइनली ये क्या रहेगी u sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मोमेंटम की बात करें तो क्या है, मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज m, तो हम इसको mu sin थीटा लिख सकते हैं इनिशियली, और बाद में mu sin थीटा फाइनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए तो इसकी वैल्यूज़ रखते हैं इक्वेशन में। पहले आपको इनिशियल वाले का तो डिस्टेंस जो है वो 0 है पॉइंट पी से, प्रोजेक्शन पॉइंट से, और फाइनल वाले का कितना है, रेंज के बराबर, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल के बराबर। तो मुझे क्या करना है, मुझे फाइनल मोमेंटम निकालना है, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम मैं लिख सकता हूँ mu sin थीटा इंटू रेंज -0, ठीक है। ये मुझे मिल गया चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बच्चे। तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज मुझे यहाँ से मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो डेल्टा एल कैन बी रिटर्न एज mu sin थीटा इंटू रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2 थीटा बाई g। तो इसी को अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो m इंटू u³ sin थीटा इंटू साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये मुझे मिल गया चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब क्या करना है, अब टॉर्क एवरेज टॉर्क विल बी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो अब क्या करेंगे, mu³ sin थीटा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g।
टाइम पीरियड से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ऐसे करेंगे। तो अब सब्सटीट्यूट करो, जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट लेते हैं। जी से जी हट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा हट जाएगा, u से u हट जाएगा, ठीक है। तो ये यू स्क्वायर बच गया, और इसको फिर लिख देते हैं फाइनली, दैट विल बी इक्वल्स टू एम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ऊपर बच गया, नीचे क्या बच गया, नीचे हमारा बच गया 2। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया, एवरेज टॉर्क फॉर अ प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन P ड्यूरिंग इट्स एंटायर मोशन, ठीक है। तो स्टार्ट हुआ था, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उधर के अबाउट तो एंगुलर मोमेंटम 0, फाइनल पॉइंट के अबाउट मैंने निकाल लिया और डिवाइड कर दिया टाइम ऑफ फ्लाइट से। तो फिर मुझे मिला एम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बच्चे। Two pieces of metals are suspended from arms of a balance as found to be in equilibrium when kept immersed in water. The mass of one piece is 32 grams and the density is this. The density of the other is 5 grams per centimeter. Then the mass of the other is, ठीक है। कोई बैलेंस है, बैलेंस में क्या होगा बच्चे, देखो तराजू जो होता है उसमें ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कब आएगा, व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बोथ हैंड्स आर इक्वल। तो ये जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बैलेंस आता है, बीच में अलाइन होता है तराजू, तो फोर्सेस इधर भी F लग रहा है तो इधर भी F लगेगा, दोनों साइड फोर्स बराबर, तभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। अब क्या हो रहा है, दो पीसीज ऑफ मेटल, दो अलग अलग मेटल हैं, उनके दो अलग अलग टुकड़े इन दोनों साइड पे लटकाए गए हैं, ठीक है। और जब ये वाटर में इमर्ज कर दिया जाए, इसको ये भी बोला है कि पानी में डुबो देना है, तो क्या किया मैंने, एक टैंकी ली, उसमें पानी भरा, उसमें मेटल के दो टुकड़ों को डुबो दिया, एक ये रहा दूसरा ये रहा, ठीक है। अब ये दोनों कनेक्टेड हैं इससे, स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्टेड है, स्प्रिंग बैलेंस से नहीं सॉरी, बैलेंस से कनेक्टेड है। अब क्या होगा, दोनों साइड फोर्स बराबर है। तो देखो बच्चे, अगर एफ बी डी ड्रॉ करें इन मेटेलिक पीसीज का, तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा एम जी, और अपवर्ड फोर्स लगेगा अप थ्रस्ट फोर्स, जो कि आपका किसके बराबर होता है, रो जी वी के बराबर, ठीक है। सिमिलरली इधर भी फोर्स लगेगा एम टू जी, और ऊपर फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा, रो टू जी इंटू वी टू, यहाँ भी लिख लेते हैं रो वन जी इंटू वी वन, यहाँ एम वन जी। तो देखो यहाँ से मुझे मिल गया कि भाई दोनों फोर्सेस F बराबर हैं, तो लिख सकता हूँ कि एम वन जी माइनस रो वन जी वी वन इज इक्वल टू एम टू जी माइनस रो टू जी वी टू, ठीक है। तो नेट फोर्स दोनों पे बराबर है, तभी आपका बैलेंस बीच में अलाइंड है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दे रखी है वो देखो, M1 दे रखा है आपको 32 ग्राम्स, रो वन दे रखा है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, M2 निकालना है, और रो टू आपको दे रखा है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। जी आप दोनों साइड से कैंसिल आउट कर लो, जी कॉमन है तो कुछ नहीं करना, जी को कैंसिल आउट कर लो, देखो हर जगह जी कॉमन है तो जी हटा दो। तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी M1 माइनस रो वन वी वन इज इक्वल टू M2 माइनस रो टू वी टू, ठीक है। अब आपको जो है डेंसिटी इंटू वी टू, ठीक है, फाइन। अब आपको क्या निकालना है, मास निकालना है, ठीक है बच्चे। तो अब वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, यहाँ पे डेंसिटी जो है वो डेंसिटी किसकी आएगी, डेंसिटी आएगी लिक्विड की। तो बच्चा रो वन एंड रो टू भी दोनों बराबर हैं, रो वन एंड रो टू आर ऑल्सो इक्वल। रो जी भी जो है ना, इधर ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये भी इधर भी वाटर है इधर भी वाटर है, तो रो वन एंड रो टू आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो अब आपको खाली V1 एंड V2 निकालना है। तो V1 और V2 क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल पीस 1, तो V1 क्या होगा, V1 विल बी नथिंग बट मास अपॉन डेंसिटी 32 डिवाइडेड बाय 8, और V2 क्या होगा, V2 होगा मास M2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ वैल्यूज़ को, M1 इज़ 32 माइनस रो वन आपका वाटर है, वाटर का 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 V1 की जगह 32/8 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M2 क्या है यहाँ पर, M2 हमें निकालना है, माइनस वाटर की डेंसिटी इंटू V2 इज M2/5,
5। ठीक है, अब खाली m2 इज़ अननोन, m2 इज़ अननोन, तो यहाँ से मैं m2 निकाल सकता हूँ बच्चे। तो 32 माइनस 32/8 ये आएगा 256 माइनस 32/8 इज इक्वल टू 5m2 माइनस m2 यानी कि 4m2/5। तो यहाँ से m2 आप निकाल सकते हो। m2 कैन बी कैलकुलेटेड एज 5/32 इंटू 256 माइनस 32 कितना आएगा 224। तो यहाँ से आपका आ गया 32 7 जा, ये 35 आपका आंसर आएगा m2। ठीक है, m2 इज इक्वल टू 35 और ये किसके बराबर है, दिस शुड बी इक्वल टू 5 अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा क्या आ गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7। तो आपका आंसर आएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 7। फोर्स बैलेंस आपने किया, खाली ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अपथ्रस्ट फोर्स का डिफरेंस जो था वो दोनों के लिए बराबर था, तो उससे आपने इसको निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इफ v1 एंड v2 आर द वेलोसिटीज ऑफ साउंड एट द सेम टेम्परेचर इन टू मोनोएटोमिक गैसेज ऑफ डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2 रिस्पेक्टिवली, इफ ρ1 एंड ρ2 इज इक्वल टू 1/4 देन द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज v1 एंड v2 इज अल्फा इज टू 1, फाइंड अल्फा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड मोनोएटोमिक गैस में कैसे देते हैं, फॉर्मूला हमें पता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा p/ρ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ। तो यहाँ से लिख देंगे यार कि v1/v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ρ2/√ρ1। तो यहाँ से लिखेंगे ρ2 कितनी है, डेंसिटी आपकी, ρ2/ρ1 की वैल्यू क्या है 4, तो 4/1 का अंडर रूट, तो दैट इज इक्वल टू 2। तो v1/v2 इज इक्वल टू 2। तो मुझे क्या मिला, अल्फा इज इक्वल टू 2। तो इजी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 2 सोप बबल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर कम इन कॉन्टैक्ट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन इंटरफेस। तो कॉमन इंटरफेस का रेडियस क्या होता है बच्चे, उसका फॉर्मूला सिंपल होता है r1r2 डिवाइडेड बाय r1 माइनस r2। ठीक है, तो r1 इज गिवन एज 2, r2 इज गिवन एज 3 और यहाँ पर 3 माइनस 1, तो कितना आंसर आएगा 6/1। तो 6 सेंटीमीटर इज द इंटरफेस रेडियस ऑफ कॉमन इंटरफेस ऑफ द 2 बबल्स व्हेन दे कोलेज। ठीक है, तो ये आपका आ गया 6 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं अभी। 5 पार्टिकल्स ऑफ मास 2 किलोग्राम आर अटैच टू द रिम ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.1 मीटर एंड नेग्लिजिबल मास। ठीक है, तो एक रिंग है जिसका रेडियस 0.1 मीटर है, उसके ऊपर 5 पार्टिकल मासेस लगा दिए गए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो एक डिस्क है बच्चे, ठीक है, मासलेस है, इसके ऊपर 5 पॉइंट मासेस जो आपको दे दिए गए, पार्टिकल्स का मतलब पॉइंट मासेस है, ये ऐसे 5 हैं, 2 किलोग्राम ईच है, दे आर अटैच्ड। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द एक्सिस विच इज passing through the center of the disk and perpendicular to the plane of the disk. Radius of the disk is given as 0.1 meters. तो एक पॉइंट मास का हमारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो कितना आएगा mr², फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला लगेगा पार्टिकल वाला। तो m इज़ 2 इंटू r² यानी 0.1 का स्क्वायर। तो ये कौन से फॉर्मूला से आया, mr² से। ऐसे ऐसे 5 पार्टिकल्स हैं, तो अबाउट दिस एक्सिस कितना आएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, दैट विल बी I टोटल इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 0.1 का स्क्वायर। तो जो एक mr² था 5 mr² इज द टोटल मास। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 5 इंटू 2 इंटू 0.1, तो 10 इंटू 0.01, तो आपका 0.1 किलोग्राम kg मीटर स्क्वायर। ये आपका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम है, 0.1 kg मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। अ सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड t1. द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज नाउ मूव्ड अपवर्ड इन द फॉलोइंग फैशन सच दैट y इज इक्वल टू kt². y इज इन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. द टाइम पीरियड नाउ बिकम्स t2. फाइंड t1² बाई t2². तो इनिशियल टाइम पीरियड जो था वो t1 था,
इनिशियल टाइम पीरियड था वो t1 था। जब इसने मोशन स्टार्ट किया y डायरेक्शन में, उसके बाद जो टाइम पीरियड आया वो t2 आया, ठीक है। तो आपको सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड निकालना है। तो पहले मोशन की इक्वेशन लिख लेते हैं, राइट, ठीक है। मोशन की इक्वेशन क्या दी है बच्चे, y इज इक्वल टू के इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम के साथ वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वो के टी स्क्वायर के हिसाब से वेरी कर रहा है। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो वो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं फर्स्ट पहले डी वाई बाई डी टी निकालूंगा फर्स्टली। तो क्या आएगा 2k इंटू टी, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर निकालूंगा, वो क्या आ जाएगा मेरा 2 इंटू के, ठीक है। तो k जो है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है k इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, तो आपका ये 2 आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है आपका एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिल गया। इनिशियली जो g था वो आपको दे रखा था 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो टाइम पीरियड का अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो अभी लिखा था हमने पहले इसमें t इक्वल्स टू 2π√L/g। तो ये आपका जो टाइम पीरियड है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम का। अब दिस टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, तो t इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√g। तो देखो बच्चे पहले केस में जब टाइम पीरियड t1 था तो आपका एक्सेलरेशन था g, टाइम t2 है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, इफेक्टिव एक्सेलरेशन हो गया g प्लस a, बिकॉज इट इज मूविंग अपवर्ड। तो एक अपवर्ड की वजह से नेट एक्सेलरेशन जो ये बॉब ऑफ द पेंडुलम जो रहेगा, जो फील करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दैट विल बी g प्लस ए। ये ए जो है सूडो फोर्स की वजह से आ जाएगा क्योंकि अपवर्ड मोशन हो रहा है, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन इज g प्लस ए। अब आपको t1 बाई t2 t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से t1 स्क्वायर t1 बाई t2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g प्लस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ g, ये है। तो t1 स्क्वायर बाई t1 बाई t2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, या फिर t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, इट विल बी नथिंग प्लस बट g प्लस ए डिवाइडेड बाई g। तो g प्लस ए कितना है आपका 10 प्लस 2 और g कितना है 10, तो ये आ गया 1.2। तो आपका जो ये वैल्यू है t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर ये 1.2 आ जाएगी, 1.2 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। A projectile is fired at a speed of 100 meter per second at an angle of 53 degree above the horizontal. At the highest point, the projectile breaks into two parts of mass is ratio 1:2. The smaller particle comes to rest. Find the distance from the bunching point where the heavier particle lands. ठीक है, तो बंचिंग पॉइंट क्या होता है, जिस जगह से आपने प्रोजेक्टाइल को फायर किया है उस पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट पर हैवियर पार्टिकल गिरेगा उनके बीच का डिस्टेंस बता दो, ठीक है। तो बच्चे इस इक्वेशन इस सिस्टम को ना ड्रॉ करते हैं। देखो पहले इनिशियली प्रोजेक्टाइल था, फायर किया, हाईएस्ट पॉइंट पे गया, हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर दो टुकड़ों में बट गया, ठीक है। एक ये छोटा टुकड़ा और एक ये मान लो बड़ा टुकड़ा, मैं रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, दो टुकड़ों में टूट गया। अब ये छोटा टुकड़ा तो वहीं के वहीं रेस्ट पे आ गया और बड़ा टुकड़ा जो है वो उसके साथ क्या हुआ, इसने अपना मोशन स्टार्ट किया और कहीं दूर जाकर फिर ये गिर रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, दिस यू हैव टू टेल, ठीक है। इसको x बोल दें या कोई भी वैल्यू बोल देते हैं, तो दिस x यू हैव टू टेल। अब देखो बच्चे होगा क्या, प्रोजेक्टाइल के लिए खास बात क्या होती है कि इस प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है u cos थीटा और वर्टिकल होता है u sin थीटा। जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल होगा तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, तो खाली क्या बचेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बचता है जो आपका u cos थीटा के बराबर होता है, राइट। तो इसकी अगर मैं वैल्यू u cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये क्या आएगा, इट इज़ नथिंग बट 100 cos ऑफ 53 डिग्री, क्योंकि 53 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चे 100 ऑफ cos 50 cos 53 क्या होता है 3/5, तो ये आ गया आपका 60 मीटर पर सेकेंड। 60 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल की। अब ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया इन द मास रेशियो 1:2, तो आपको हैवियर पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो मोमेंटम कंजर्वेशन बिफोर स्प्लिटिंग एंड आफ्टर स्प्लिटिंग, उससे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो वो क्या आएगा बच्चे आपका, दैट इज़ नथिंग बट मान लो 1 मास था इसका, 1 kg मास था, ये 60 की स्पीड से चल रहा था, स्प्लिट हुआ तो एक हो गया 1/3 जो रुक गया उसकी वेलोसिटी 0, दूसरा हो गया 2/3 मास जिसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है, ठीक है। ये u में निकालना चाहता हूँ, u इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 60 × 3/2, तो ये आपका 180/2 यानी 90 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो अब ये रेड कलर का जो यहाँ पे पार्टिकल है, जो हैवियर पार्टिकल था रेड कलर का, ये अब जो है
अपना मोशन स्टार्ट करेगा आगे विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अब इसकी आ गई कितनी, ये जो वेलोसिटी जिससे अपना आगे का मोशन ये रेड कलर वाला पार्टिकल कवर करेगा, दैट इज़ 90 मीटर पर सेकेंड। अब ये 90 मीटर पर सेकेंड को कितने टाइम के लिए कवर करेगा वो मैं निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं टाइम निकाल लेता हूँ कि कितने टाइम में ये ग्राउंड पर हिट करेगा। करंटली इसकी हाइट फाइंड आउट अगर मैं कर पाया तो हाइट की वजह से आई कैन ईजिली फाइंड आउट कि भाई ये कितनी दूर जाकर गिरने वाला है, ठीक है। तो मैं अगर अब फॉर्मूला यूज़ करूँगा, देखो पहले इसकी मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं ताकि हमें टाइम पता चल जाए कि कितने टाइम में ग्राउंड पर दोबारा गिरेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है U² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो U² बच्चे क्या हो गया 100 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 53 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 53 क्या होगा 4/3 का होल स्क्वायर 4/5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी आपको 10 दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये आपका आ गया। दिस इज़ नथिंग बट इसको सॉल्व करोगे 320 मीटर्स की हाइट पे है ये, ठीक है। हाइट इसकी है 320 मीटर्स और 90 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अब कितना टाइम लगेगा इसको ये नीचे गिरने में, देखो टाइम निकालते हैं। Vs इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी कि 320 मीटर इसको कवर करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन 0 है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड में था, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड में है, जो एक्सेलेरेशन भी डाउनवर्ड में है, तो -1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से टी सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स। तो 8 सेकेंड के अंदर ये नीचे गिर जाएगा। अब इन 8 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कवर करेगा, तो वो क्या आएगा 90 इंटू 8, तो कितना आ गया ये आपका 720 मीटर्स आएगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको पता चल गई, ये 720 मीटर्स है। अब बंचिंग पॉइंट से यहाँ तक आधा आने में कितना टाइम लगा बच्चे, तो रेंज बाई टू इसने कवर कर लिया था, जो इनिशियल रेंज बाई 2 था। तो अब इसमें रेंज बाई 2 फॉर्मूला जो रेंज का होता है उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, तो वो ऐड करना है मुझे। तो रेंज कितना आता है प्रोजेक्टाइल का, u cos थीटा इंटू टोटल टाइम पीरियड। तो उससे आपको फॉर्मूला क्या मिलता है, उससे आपको u² sin 2 थीटा अपॉन g। तो आपको r/2 निकालना है, तो r/2 इज इक्वल टू u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। g था तो 2g कर दिया। अब इसको वैल्यू रखेंगे बच्चे, तो वैल्यू रखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा कर लेंगे, तो वैल्यू डायरेक्टली उस हिसाब से रख देंगे। u² आपका 100² 2 इंटू साइन थीटा cos थीटा 3/5 इंटू 4/5 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलने वाली है 480 मीटर्स। तो r/2 जो था आपका वो 480 मीटर्स था, और 720 मीटर उसके बाद आफ्टर स्प्लिटिंग मूव किया। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो आपका आ गया वो कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस वो आ गया 480 प्लस 720, कितना आएगा ये आएगा 1200 मीटर्स। और किलोमीटर में पूछा है तो इन किलोमीटर्स इट इज़ 1.2 किलोमीटर्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी होगा। थोड़ा लेंथी था, फॉर्मूला भी थे, लेकिन इजी था, मतलब ज़्यादा थोड़ा सोच के ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, द मोलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस हैज़ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड एट 127 डिग्री सेल्सियस and 1 atmospheric pressure. What will be the root mean square speed of the molecules of the gas at 227 डिग्री सेल्सियस and 2 atmospheric pressure? तो देखो अभी देखा था VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS इज इक्वल टू √3RT/m। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यार VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। तो अब क्या पूछा है, वट विल बी द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस एट दिस। तो VRMS 1 बाई VRMS 2 ये मैं लिखूँ तो क्या लिखेंगे, 150 है, वैल्यू दे रखी है कि दूसरी मुझे निकालनी है, ये किसके बराबर होगा, √T1 बाई √T2। तो T1 इज गिवन एज, T1 को देखो कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको हमें उसमें फ़ारेनहाइट स्केल पे, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया 400, 273 ऐड करोगे तो 127 में 400 डिवाइडेड बाई 227 प्लस 273 500। तो ये आपका आंसर आएगा। यहाँ से VRMS 2 विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा बच्चे, 150 इंटू
√500 डिवाइडेड बाय √400। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे मिलेगा 75, 400 का √20 आ गया, तो और बाकी 75 √5 ही आपको मिलने वाला है। इसी को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 167.7 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं आप। ये क्वेश्चन भी प्रोजेक्टाइल मोशन का है। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद स्पीड u मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल एट t इक्वल्स टू 0। इट जस्ट क्रॉसेस 2 पॉइंट्स एट इक्वल हाइट एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 3 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट। ठीक है जी, तो हमें यार मैक्सिमम हाइट निकालना है। एक गिवन हाइट, देखो प्रोजेक्टाइल ने स्टार्ट किया अपना मोशन पॉइंट ए से, मानो ये पैराबोलिक पाथ पर गया, दूसरा पॉइंट बी पर पहुंचा। तो ऐसा होगा कि किसी टाइम एक तो t1 पे एक हाइट h है और फिर सेम हाइट आपको किसी दूसरे टाइम पर भी मिलने वाली है। ठीक है, तो ये सेम हाइट के दोनों आपको दे रखे हैं, एक t 1 सेकेंड पे और एक 3 सेकेंड्स पे, दोनों पॉइंट पे सेम हाइट है। ठीक है, तो अगर मैं इनिशियल पॉइंट और इन दो पॉइंट के बीच में पॉइंट ए बी एंड सी, एक बार ए एंड बी और एक बार ए एंड सी के बीच में इक्वेशन लगाऊं डिस्प्लेसमेंट का, तो वो से उन दोनों की वैल्यू h आने वाली है। ठीक है, तो मैं क्या करूं कि 2 बार इक्वेशन लगाऊं, दोनों में h आएगा और उनको इकट्ठा करके लिख दूं। तो एक बार फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, फिर उसके दोनों पार्ट समझाऊंगा। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो मैं वर्टिकली लगा रहा हूँ पूरी इक्वेशन। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन u साइन थीटा है। ठीक है बच्चे, और बाकी टाइम आपको पता है, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन दोनों ही केस में डाउनवर्ड है, तो इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा u इंटू टाइम t पहली बार 1 है u t इंटू माइनस प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, तो माइनस g है, तो -1/2 इंटू जी की वैल्यू 10 दे रखी है, इंटू टी स्क्वायर, टी इज़ 1 का स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगा, u साइन थीटा इंटू टी जो कि 3 सेकेंड है दूसरे केस में, -1/2 इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन आएगी। देखो क्यों आई, क्योंकि दोनों ही केस में h इनिशियल और फाइनल पॉइंट ए एंड बी, लेफ्ट साइड वाला बिटवीन पॉइंट ए एंड बी है और राइट साइड वाला बिटवीन पॉइंट ए एंड सी है। तो दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव h है, प्लस h के बराबर है। तो मैंने 2 इक्वेशन को इकट्ठा एक बार ही लिख दिया। अब यहाँ से आपको एक अननोन बच गया u साइन थीटा, तो आप अब इसको u साइन थीटा के लिए मैं सॉल्व करूँगा। तो यहाँ से देखो लेफ्ट साइड में u साइन थीटा है और ये आपका आ गया 10/2 -5 इधर बच गया, इज इक्वल टू 3u साइन थीटा, और ये आपका बच गया 990/2, तो -45। यहाँ से आपको मिलेगा बच्चे 2u साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आया, 40 के बराबर। तो u साइन थीटा मेरे को मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h मैक्स इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो u साइन थीटा मुझे मिल गया, तो क्या आ गया 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू 10 दे रखी क्वेश्चन में, तो 20 स्क्वायर बाई 20, तो आपका 20 आ गया। तो मैक्सिमम हाइट जब इन बिटवीन कहीं आएगा तो मैक्सिमम हाइट का जो पॉइंट होगा वो 20 मीटर की हाइट पे रहेगा। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय सच ए प्रोजेक्टाइल वो आपका क्या आएगा 20 मीटर्स। तो हमारा आंसर क्या है 20 मीटर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं बच्चे। द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डिस्टर्बेंस प्रोपोगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एट t इक्वल्स टू 0 and y is equal to 1/1 plus x minus 2 का होल स्क्वायर at t equals to 4 second, where x and y are in meters. The slope of the disturbance does not change with time if velocity of the wave is 4/alpha. Find alpha. Alpha की वैल्यू बताओ। चलो अब इसको ना करने के लिए हमें क्या करना है कि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ वेव होगा बच्चे कि आप किसी एक पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस को पकड़ लो और उसी को देखो कि वो डिस्टर्बेंस कितने स्पीड से मूव कर रहा है, राइट। तो मैं मैक्सिमाज को पकड़ लेता हूँ। ठीक है, अब आपको t इक्वल्स टू 0 पर एक इक्वेशन दिया है और t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स पे एक इक्वेशन दिया है। तो मैं लिख लेता हूँ एट t इक्वल्स टू 0 आपको y की वैल्यू जो डिस्टर्बेंस की वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखी है। कब, एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स, और y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर दे रखा है एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स।
ठीक है जी। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ यार कि इस पहली इक्वेशन का मैक्सिमा कहाँ पर लाई करेगा। देखो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ, वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा, तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि मैक्सिमा ऑफ y यानी कि डिस्टर्बेंस का मैक्सिमा, y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर लाई करेगी, एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पर लाई करेगा। अगर मैं प्लॉट करूँ इस डिस्टर्बेंस को, रफली प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो ये डिस्टर्बेंस ऐसा है, तो एट x इक्वल्स टू 0, यहाँ पर x है, इधर y है, तो इसका डिस्टर्बेंस x इक्वल्स टू 0 पर आपका इधर है, t इक्वल्स टू 0 पर, x इक्वल्स टू 0 पर इसका मैक्सिमा लाई करता है, ठीक है। अब ये मैक्सिमा था, फिर बाकी दोबारा गए दूसरे पे देखा कि t इक्वल्स टू 4 पे इक्वेशन क्या बोल रही है, यहाँ पर भी y मैक्सिमम तब हो सकता है जब डिनोमिनेटर आपका मिनिमम हो जाए, और डिनोमिनेटर मिनिमम होने के लिए ये वैल्यू आपकी, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर x-2 जो है दैट शुड कम अप एज 0, यानी कि x इक्वल्स टू 2 पर है यहाँ पर मैक्सिमा, यहाँ पर y की मैक्सिमम वैल्यू लाई करेगी x इक्वल्स टू 2 पर। तो पहले x इक्वल्स टू 0 पर था, फिर x इक्वल्स टू 2 पर ये मैक्सिमा चला गया, और टाइम कितना लिया इसने, देखो मोशन कितना मूव हुआ, मैक्सिमा मूव हुआ कितना, मीटर्स में है क्या, हाँ मीटर्स में, 2 मीटर्स मूव हुआ, और टाइम कितना लिया, यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 था, यहाँ t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स है। तो टोटल मूवमेंट इन द डिस्टर्बेंस इज 2 मीटर्स और टोटल टाइम टेकन इज 4 सेकेंड्स। तो यहाँ से वेव स्पीड अगर निकालना चाहे हम, वेलोसिटी ऑफ द स्पीड, वेलोसिटी ऑफ द वेव, वो कितनी आएगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि आपका 1/2 आएगा, 1/2। तो या फिर अगर 4/α के टर्म्स में लिखें तो फिर हमारा अल्फ़ा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आएगा बच्चे 8, क्योंकि इसी को मैं लिख सकता हूँ 4/8, है ना, तो फिर अल्फ़ा विल बी 8, यहाँ से अल्फ़ा क्या आ गया, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने निकाल लिया कि अगर यहाँ पे मेरा डिस्टर्बेंस का मैक्सिमा इधर था, यही मैक्सिमा शिफ्ट हो गया आगे, तो टोटल शिफ्ट इन द मैक्सिमा इज 2 मीटर, टाइम टेकन इज 4 सेकेंड्स। तो यहाँ से वी कैन फाइंड आउट वेव स्पीड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन आज के एग्जाम का। इफ़ द अर्थ सडनली श्रिंक्स विदाउट चेंजिंग मास टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी n टाइम्स ऑफ g, ठीक है। तो यार हमें ग्रेविटेशन से पता है कि हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, g इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r²। तो gm/r² ही हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। यहाँ पर g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज मास ऑफ द अर्थ, r इज रेडियस ऑफ अर्थ। अब विदाउट चेंजिंग मास बदले बिना, तो g तो कांस्टेंट था, मास नहीं बदलना, रेडियस को क्या कर दिया, रेडियस हो गया हाफ ऑफ द इनिशियल रेडियस, तो r/2 हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा फिर हमारा 4 टाइम्स g कैपिटल M/r²। तो मेरा जो ये क्या हो गया, ये 4 टाइम्स ऑफ g हो गया, तो यानी g डैश विल बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ g। तो g डैश इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ g। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, n इज इक्वल टू 4, तो 4 हमारा n हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लिया, 30 क्वेश्चन थे, मॉडरेट भी थे, कुछ लेंथी भी थे, तो ऑल इन ऑल ये बैलेंस्ड पेपर था। तो यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस मॉडरेट टू अच्छे की तरफ आना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो ये हमने सॉल्यूशन किया। अब इसमें कुछ डाउट्स बते तो डाउट ग्रुप्स पे आप पूछेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अवर टुडेज़ क्लास। चलिए।